गए थे और उसमें कुछ बातें हम लोगों ने जानी। और हमारी आकाशगंगा जो है इसमें कितने तारे हैं? लगभग 1 खरब तारे हैं, यानी कि लगभग एज लाइक सूरज जो है, सूरज के जैसे जो है लगभग करीब में हमारे कितने जो है 1 खरब तारे हैं। अब कोई जरूरी नहीं उनका सौर परिवार हो। तारों का मतलब देखिए, एक बात यह भी स्पष्ट है कि वो भी सूरज है। तारा मीन्स क्या होता है? जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, और जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो क्या होगा? सूरज होगा। तारा मीन्स सूरज। आप समझ लीजिएगा, मेरी बात हमेशा पॉकेट में रखिएगा। तारा मतलब होता है कि जिसके पास खुद का प्रकाश हो, और जब जिसके पास खुद का प्रकाश होगा तो रोशनी करेगा, और रोशनी करेगा तो सूरज हो जाएगा। यानी हर तारा एक सूरज है। लेकिन हर तारा एक सूरज है, लेकिन हर तारे का घर नहीं है। बहुत सारे लोगों के कोई नहीं रहता, आते हैं और दुनिया में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं उनके मूल से कई लोग निकल जाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे विवेकानंद को देखेंगे तो इतिहास में देखेंगे बच्चे हैं कि नहीं है, आगे पीछे। गांधी जी को देख लेंगे, ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके अपने बच्चे हैं, इनका मूल अपना है, अभी भी मूल जीवित है उनका। अब वो कितने हैं सफल, कितने नहीं है सफल, ये एक अलग विषय है, लेकिन कहने का मतलब वो मूल है। उसी तरह से तारे होते हैं, कुछ तारों का क्या है, अपना एक ग्रहों का एक सिस्टम है, ग्रह उनके पास है, और उनके पास उन ग्रहों के भी उपग्रह हैं, यानी उनका एक परिवार है। इसी को क्या कहा जाता है? सौर परिवार। ठीक है, सौर परिवार। ठीक है, ये सौर परिवार होता है। ऐसे 1 खरब तारों में से किसी के भी सौर परिवार हो सकते हैं और किसी के भी नहीं हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी संरचना हो रही है। और जो मंदाकिनी जो हमारी है, जो आकाशगंगा है, ये मैंने बताया कि ये कैसे सर्पिल आकार में है, तस्तरी जैसे सर्पिल आकार में। और मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि इसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, एक मध्यवर्ती भुजा है, बाह्य भुजा है, और एक आंतरिक भुजा है, जिसे बल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें हम लोग चर्चा कर लिए थे। आइए कुछ मैटर ले लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे करते हैं। मतलब मैटर में कुछ तथ्य आपके पास हो जाए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्या क्या देखेंगे? तो दोस्तों, कहाँ तक हुई थी बात हम लोगों की? इसमें बल्ब कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जिसमें एक ब्लैक होल देखो, सारी गर्ल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं, और लड़कियां ज़्यादा होने से आप लोग देखिए कि जो जिले का संयोग से इत्तेफाक, आप लोग देखिए, आप लोगों को प्रेरणा का स्रोत भी मिलना चाहिए कि अब पिछले जो लगातार जो डीएम बस्ती के रहे हैं, और वर्तमान में वो मैडम लोग ही हैं, है ना। सौम्या मैडम थी, अभी तो आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक महिला किस तरह से अपने संघर्षों से करते हुए आगे कैसे बढ़ती हैं और कैसे चीज़ें करती हैं। ठीक है, वरना आपको बस मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में तो बहुत अच्छा कर पाती हैं, और बड़े शहरों में और भी फील्डों में लड़कियां कर पाती हैं। छोटे शहरों में थोड़ी सी मतलब कम होती है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उसके परिप्रेक्ष्य में कम लड़कियां कुछ कर पाती हैं। और उसके पीछे का कारण है शायद उनको संसाधन और सुविधाएं उस तरह की नहीं मिल पाती, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाते। इसी मंशा के साथ साथ प्रशासन ने इस तरह की चीज़ें सोच रखी हैं कि गाँव में ही मतलब दूसरे स्कूल के शहर में ही बच्चों को मिल जाए। तो आप लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है। आप उनसे प्रेरित होकर के देखिए कि हमें भी कुछ करना है, एटलीस्ट कुछ तो करना ही है। अगर एक डीएम बनना है, पहले सपना तो इस तरह का हो, और अगर सपने में लगता है कि किसी कारण से अवरोध आ रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा छोटा करेंगे लेकिन कुछ तो जरूर अच्छा करेंगे। इस तरह की सोच के साथ हमारा काम करेंगे तो बड़े बड़े सीनियर अधिकारी, बड़े बड़े स्मार्ट लोग, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आपके मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, और उसके हिसाब से होगा। डीएम वगैरह को समझते हैं बहुत बड़ी पावर होती है। जिले की अगर देखेंगे कि एक कलेक्टर के पास कितनी पावर होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं दो पद ऐसे होते हैं विभागों में जिनकी शक्ति का कोई सीमा ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड ताकत है, पता ही नहीं कितनी ताकत है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इतना शक्ति इसके पास है या इतना ज्ञान इतना है कि उसको खुद ही नहीं पता। हनुमान जी की तरह वाली कहानी है। तो 2 पद ऐसे होते हैं बेटा, एक तो पुलिस का इंस्पेक्टर का पद होता है, उसको भी नहीं पता कितनी इसको ताकत है, कौन से केस में कहां से आपको पकड़ के दे देगा, बैठे हुए लड़के को उठा के लेके चला जाएगा, और केस अगर बना देगा तो बना देगा, उसके पास इतना कानून है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये और बात है कि कानून के अगेंस्ट कोई काम नहीं होता है, लेकिन उनके पास इतनी पावर है, उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि उसका उपयोग करके वो तमाम सारी चीजें कर सकते हैं। उसी तरह से एक जिले का जो डीएम होता है, कलेक्टर होता है, वो उसके पास न्यायिक शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। कार्यपालिका की तो बहुत सारी शक्तियां, अनलिमिटेड ताकत है।
वो चाहे तो अपने पैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के एम्बिशंस और अप्रोचेस के साथ अगर आप इमेजिनेशन करें उस पद का, उस ताकत का, तो आप सोच नहीं सकते हैं कितनी ताकत है। मतलब मीन्स वो हर फील्ड में उनको बहुत ताकत है। आप केवल कहते हैं और समझते हैं उनके पास असीमित ताकत का मतलब भंडार होता है। अब आप सोच लीजिए कि डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम सारे जिले में होते हैं, कितने लोग होंगे। मतलब बस्ती जिला थोड़ा छोटा है, लेकिन गोरखपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, ऐसे जिलों में क्या नहीं होता है, कितने नंबर के डॉक्टर होते हैं। डीएम कितना होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? एक। प्रशासन कौन देखता है? एक। लॉ एंड ऑर्डर उसी के गाड़ी चलेगा, एक। जो कहेगा वही होगा और जैसा कहेगा वैसा होगा। दूसरा पुलिस विभाग का कप्तान होता है, वो भी अपने आप में बिल्कुल सर्वे सर्वा होता है कि जो चाहेगा वही होगा। वो चाहे कि शहर में बदमाशी नहीं होगी तो शहर में बदमाशी नहीं होगी, वो अपने पे आ जाए बस। तो ऐसे पदों के लिए आप लोग अधिकारी, चूंकि आप लोग अभ्युदय से जुड़े हैं तो काफ़ी अधिकारी आते जाते रहते हैं, आप लोग प्रेरित होकर के उसके बारे में सोचें। सिर्फ माध्यम ना बने कि फ्री में कोचिंग मिल रही है तो फ्री में पढ़ ले रहे हैं जाके। फ्री वाला सब तो दिमाग से हटा दीजिए। ये मान के चलिए कि उतना ही पेन होना चाहिए इसके प्रति कि हमने पूरा पेमेंट किया है, अच्छा खासा अमाउंट दिया है। ये अप्रोचेस के साथ बहुत सारे बच्चे अभी जो लड़के इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, 2-1 बच्चे, उसमें क्या होगा, उनको यही लग रहा है ना कि बस वो चीज़ें हल्के में लेते हैं। चीज़ों हल्के में लेने से क्या होता है, चीज़ें हल्की हो जाती है। किसी रिश्ते को आप अगर हल्का ले लीजिए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी रिलेशन को आपने हल्के में ले लिया तो फिर वो रिश्ता हल्का हो गया। और खासतौर से शिक्षा का रिश्ता तो कभी हल्का लेना ही नहीं चाहिए। इसको हमेशा वेटेड रखिए, यही कैरियर पे आपके मार्गदर्शन करेगा और एक कैरियर में ही आपको स्टोर करेगा। इस नाते जो आपको मार्गदर्शन करे कम से कम उसकी बात तो माननी ही चाहिए, और कम से कम उतनी बात माननी चाहिए जो आपके लिए प्रोग्रेसिव हो। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मनवा लेता हूँ, मेरी आदत है, कोई माने ना माने मैं मनवा लेता हूँ, अपने वर्ग का मनवा लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। तो वो मुझे नहीं दिक्कत है, तो ये कतई ना सोचिएगा, क्योंकि लोग बहुत निगेटिवली सोचते हैं। तो निगेटिव नहीं सोचने की जरूरत है, आप उसको हमेशा उसका अनुसरण हमेशा करिए जो आपको मार्गदर्शन करे। आपने देखा है ना कि नंदवंश, इतिहास पढ़ा है, चाणक्य जी नंदवंश में जाते हैं, उसको आगाह करते हैं कि साहब ऐसा है, सुन लो वहां पर धनानंद कि सुन लो कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, इस तरह की बातें जो आप जानते हो। नहीं सुनता है उनकी बातों को, टाल देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। इतिहास का मतलब संक्षेप में समझिए। और उसके बाद चाणक्य को देखिए, चाणक्य जब आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनकी हर बात सुनता है। तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि वो गुलाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य गुलाम था क्या भाई, उनके अच्छे से था। अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या बड़े बड़े जो भी धोनी, इनके भी तो कोई गुरु रहे होंगे, लेकिन आप कोई नहीं बता सकता इसमें किसी गुरु, अपवादिक छोड़ के, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके बता ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो सक्सेसफुल लोग रहे उनको देखिए, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, मार्गदर्शन पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जीवन में कुछ बढ़ने के लिए एक आदर्श कुछ बनाना पड़ता है। कुछ लोग विवेकानंद जी को बना लेते हैं, कुछ लोग गांधी जी को बना लेते हैं, कुछ लोग भगत सिंह को बना लेते हैं, कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को बना लेते हैं। सबके जीवन का एक आदर्श पुरुष होता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो इसका मतलब आपने उनको गुरु मान लिया ना, मतलब तो यही हुआ ना। आदर्श पुरुष का मतलब क्या, उनके आदर्शों को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग मूछ रखाते हैं, वो भगत सिंह वाले, और वो केवल इतने प्रेरित होते हैं मूछ से, बाकी स्वाभिमान से कि मतलब कोई मतलब सुन नहीं सकते। तो कहने का मतलब सेंस हंसी है, लेकिन इसमें बात गुड़ है कि हम उससे मोटिवेट होते हैं और अपने कामों करते हैं। तो हमें अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई हमको अगर थोड़ा डांट भी रहा है, तो हमेशा उसका सम्मान करिए, क्योंकि वो उसका पर्सनल कुछ है नहीं, उसका आपसे पर्सनल कोई मतलब इस तरह से नहीं कि आपको इंडिविजुअल कुछ आपको मेंटली हेरस करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि कुछ आपके अंदर कमियां होंगी तभी कुछ डांट के शब्द आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, डराना इनको है तो डाटा इनका जाता है, डाटा इनको जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये सब भी चीजें अगर होती हैं आपके जीवन में तो उसको इम्प्लीमेंट करके कार्य को करिए। और इतना बढ़िया लग रहा है क्लास की, मैं मजबूर हो जा रहा हूँ बोलने के लिए कि मतलब क्लास अच्छी लग रही है, क्लास देखने में अच्छी लग रही है, क्लास बड़ी अच्छी लग रही है कि मतलब अच्छे से लोग सुन रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की चीजों को होने के लिए, और ये किसी भी क्लास के लिए शुभ संकेत होते हैं। कोई भी चीज करने जाते हैं तो आप शुभ अशुभ सुनते हैं ना ये कोई मानता हो चाहे ना मानता हो, जब बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगता है वहां वो इसको फील कर लेता है। जैसे अगर बिल्ली काटती है रास्ता आप नहीं मानते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जाओ तो दिमाग में घूम जाता है। अब ऐसे जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, बिल्ली बिल्ला काट दे रास्ता आके ही रहेंगे, टिकिया खाने आए कुछ भी काट दे,
शेर रास्ता काट दे खा के ही रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे, इंटरव्यू है, तो दिमाग में मत यार कहीं ना बिल्ली तो काटी है, पहले यही निकल जाए। मैं तो देखता हूँ रास्ते में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोक देते हैं। मैं भी पहले रोक देता था जब आप लोग रोक देता था, पहले ये निकल जाए कुछ है, फिर बाद में आया यार देखो ऐसा है ना कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम ले लो वैसे चलो। अगर आपकी जिस तरह की कोई आस्था है तो विषय इस पे होता है डिपेंडेंट आप किस चीज़ पे है। तो साइकोलॉजिकल तौर पे हमेशा व्यक्ति को स्ट्रांग होना चाहिए और हमेशा खुश दिल उसको होना चाहिए, स्मार्ट ब्रेन उसका होना चाहिए, खुश रहे हमेशा। ये सबसे बड़ी सफलता है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है ना, सबके जीवन में बहुत व्यथाएं हैं। अगर इंडिविजुअल किसी से मिला जाए और देखा जाए तो उसको लगेगा उसके जीवन में सबसे दर्द उसी के जीवन में, बाकी तो कम दर्द वाले जीवन वाले हैं। ये लड़की लड़कों को सभी लागू होता है। मुझसे मिलेंगे तो आपको मुझ पर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से आया हूँ, आप ही लोगों के बीच का हूँ। सबके जीवन में आपको दुख मिलेगा, लेकिन हमें करना क्या है कि इसके साथ ही मेहनत को और अपने प्रिपरेशन को बहुत कंटिन्यू बनाए रखना। तो जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है और इसके क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने अभी तक यूनिवर्स के बारे में बात की, जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद उनको कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। क्यों ऐसी स्थिति है कुछ? yes, थोड़ा बहुत समझ में आया है? yes, इसका मतलब नहीं है बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि आया होता तो बोलते हैं। टीचर कितना बोलता है किसी चीज के लिए, जानते हैं। एक बात और भी आपको बता दूं, शिक्षकों के साथ कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना जानते हो ये कम दे देगा। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, डॉक्टर और टीचर इनसे कभी बैर नहीं लेना चाहिए। ये बड़े घातक व्यक्ति होते हैं। ये अगर चाह जाए तो बना दें और ये चाह जाए तो बिगाड़ दें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं मिला, मेरे लिए कुछ भी करोगे मैं चलेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखो, शिक्षकों को हमेशा ऐसा मोटिवेट करो वो खुश हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं किस स्ट्रेस से आ रहा हूँ। एक नया स्ट्रेस दे दोगे तो क्या करेंगे, काम देके चले जाएंगे। एक बार मैं डॉक्टर साहब बस्ती के बहुत टॉप डॉक्टर के पास गया, अभी पिछले 20 दिन पहले की बात। अब वो डॉक्टर साहब टॉप मोस्ट के डॉक्टर में से है, सबसे ग्रेट मतलब फिजिशियन है। अब उनके यहाँ क्या हो गया, एक मिस्टेक देखो, उन्होंने पेशेंट की दवाई लिखी और एक ही दवा 2 बार लिखी। एक बार लिख दी 50 mg, एक बार लिख दी 25 mg। मैं वहाँ संयोग से उसमें इलाज करा रहा था, तो जो मेडिकल स्टोर वाला है उनके यहाँ, वो आया, कहा सर ये दवा आपने लिखी है। तो एक ही दवा, मतलब धीरे से बोला, मैं समझ गया एक ही दवा 2 बार। तो उन्होंने क्या किया, एक दवा काटी, दूसरी बार दवा लिखी। अगर दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वही दवा क्या कर देता, 2 बार दे देता और एक ग्रेट फिजिशियन खराब हो जाता। एक ग्रेट फिजिशियन खराब हो जाता और कोई देखता तो क्या कहता कि उसकी उनकी पूरी प्रैक्टिस पे चैलेंज कर देता। अब ऐसा होता क्यों है? 2 कारण है। एक तो लोग डिस्टर्ब किए रहते हैं डॉक्टर को, और दूसरा पैसा कमाने की हवस कि कितना कमा लें, कितना पेशेंट देख लें, कितना पेशेंट देख लें। अब इतना पता 200 पेशेंट देखने, आओ फटाफट आओ, आओ जल्दी आओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, तुम्हारा क्या है तुमको। एक डॉक्टर साहब तो है, मैंने देखा गोरखपुर में, वो 5 लोगों को बैठा लिए, मैं भी उसमें एक था, 5 बैठा लिए। अब पूछ रहे हैं सबसे तुमको क्या अपने आ रहे हैं तुमको क्या, मतलब आप मजाक समझोगे कि मतलब सर हंसा रहे केवल, रियलिटी बता रहा हूँ। नवीन चंद्रा नाम है उनका, कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा, बहुत ग्रेट फिजिशियन है। अब उनके यहाँ देखा, हमने कहा यार गजब डॉक्टर, क्या कैसे मतलब किसकी कौन सी दवाई लिखेंगे। तो समझ में बात मुझे क्या आया कि एक जन्मी सी दवाई, सबकी दर्द है पैरासिटामोल समझ दो, उसके बाद सबको वैक्सीन है, सबको एंटीबायोटिक लिखो, सबके एंटीबायोटिक हो गई। अब इंडिविजुअल में कैसे में दर्द ज्यादा लो, एक्स्ट्रा ले लो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम एक्स्ट्रा ले लो, बस जाओ, हो गया 5। अब उसमें क्या भीड़ कम कैसे होगी, 5-5 एक बार में देखेंगे, एक को आएंगे 3 मिनट देंगे और 5 को 5 मिनट देंगे, समय बच जाएगा। तो ये है प्रैक्टिस। अब पता चलेगा ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा। शिक्षक और डॉक्टर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा खुश रखो, वो खुश रहेगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे ही जाएगा। चलिए, जो समझदार लोग होंगे आज के बाद मुझे लगता है कि साथ देंगे, और जो ज़्यादा समझदार होंगे वो ज़्यादा साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बल्ब कहा जाता है जिसमें एक ब्लैक होल कृष्ण विवर पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह तारों का, ब्लैक होल को ही दोस्तों कृष्ण विवर भी कहा जाता है।
ब्लैक होल। अभी आगे चल करके ब्लैक होल के बारे में सारी चर्चाएं होंगी, अभी यहाँ पे जरूरत इतनी है तो इतना जानिए आप लोग, आगे बात करेंगे अभी हम। पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक है। ठीक है, संकेंद्रण अधिक है। आधुनिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि बल्ज में एक क्वासर, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान सुनिएगा। बल्ज में एक क्वासर, अधक वाशर, ध्यान दे रहा हूं मैं, वाशर, ठीक है, नीचे लिख दिया है वाशर। वाशर एक संरचना ऐसी है बेटा, स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये जो आपका बल्ज है, बल्ज मतलब समझ लो केंद्रीय भाग, इसमें एक ऐसी स्प्रिंग की संरचना पाई जाती है ऐसे। अब स्प्रिंग नहीं मिलता, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर फंस गए ना तो फिर चले जाओगे अंदर, खींच लेगा। अभी ब्लैक होल के बारे में देखोगे, ब्लैक होल एक ऐसा मतलब वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर कोई भी प्रकाश उसमें डालो तो वो फिर अंदर अनंत तक चला जाता है, वो फिर रिटर्न नहीं होता, ठीक है, उसका कोई सरफेस नहीं मिल पाता है तो फिर वो गायब हो जाता है। तो ये जो बल्ज के अंदर पाई जाने वाली एक जो संरचना है क्वासर है। क्वासर की संरचना ऐसे लाइक स्प्रिंग टाइप की है, ठीक है, ऐसे क्वासर क्या है, ऐसे राउंड समझ रहे हो ना आप, वैसी संरचना पाई जाती है जिसमें आपको बल्ज, ठीक है, केंद्रीय भाग में क्वासर, एक क्वासर पाया जाता है। कहां पे, बल्ज में एक क्वासर पाया जाता है। क्वासर के केंद्र में ही क्या होता है, क्वासर के केंद्र में क्या होता है, ठीक है। ब्लैक होल कभी भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसी आकाश गंगा के बल्ज वाले हिस्से में क्वासर मिलेगा, और क्वासर के अंदर ही होगा क्या, ब्लैक होल। समझा गया कॉन्सेप्ट ना, कि तो ये जो आपका क्वासर है ये कहाँ मिलता है, बल्ज में, यानी कि कहिए आकाश गंगा के केंद्र, कुल मिला के आपको समझना है, कोई भी आकाश गंगा है उसके केंद्र में क्या मिलता है, क्वासर, और क्वासर के अंदर क्या मिलता है, ब्लैक होल, ठीक है, समझ आई बात ना। और ये देखो यहाँ पे संरचना में देखो बेटा, यहाँ बल्ज है, बल्ज के अंदर ही क्या है, स्प्रिंग जैसी संरचना, ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना ऐसे, मतलब ये स्प्रिंग ऐसे नहीं बनेगी, मतलब आप स्प्रिंग समझ रहे हो ना, स्टैंड वगैरह जो लगी रहती है, ऐसे संरचना रहती है। हालांकि वो चक्रवात जैसी संरचना दिखेगी आपको, ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा ऊपर, लेकिन आप ऐसे समझे क्वासर एक राउंड संरचना स्प्रिंग वाली, उसी के बीच वाला जो हिस्सा मिलता है, बीच में जो मिलता है वो ब्लैक होल मिलता है, ठीक है। ये हर जगह की स्थिति है, ये लागू होती है। आगे चलिए पैराग्राफ में करके, क्वासर के केंद्र में ही कैंटिलीवर यानी कि ब्लैक होल पाया जाता है। आगे पैराग्राफ चेक कर लीजिए। यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में अनेकों ब्लैक होल पाए जाते हैं। यूनिवर्स में अनेकों ब्लैक होल पाए जाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं।
यानी ग्रेविटी प्रदान करते हैं, गुरुत्व केंद्र मिलता है और उसी से ही क्वासर से ही ये जो के अंदर जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के कारण से ही हमारे पूरा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स जो है राउंड मूव कर रहा है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको देख नहीं सकते, ब्लैक होल्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि इनसे प्रकाश नहीं निकलता। हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि इनसे प्रकाश नहीं निकलता। हम कोई चीज कब देख सकते हैं दोस्तों? तो किसी वस्तु जब तक किसी वस्तु से प्रकाश टकराएगा नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब तक कोई चीज हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, मतलब हम देख नहीं पाएंगे किसी चीज को। और इत्तेफाक से ब्लैक होल में यही स्थिति बनती है कि वहां से प्रकाश टकराता नहीं है, तो फिर कोई पिक्चर बन नहीं पाती, तो इस नाते वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है, वो फील होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश डालेंगे तो निकल के नहीं आएगा। उसके आगे के भी कुछ कारक अभी आपको बताएंगे कि मतलब वो रिटर्न होता नहीं, इस नाते वो ब्लैक होल है। क्योंकि बाकी जगह से रिटर्न होगा ही होगा, और वहीं से रिटर्न नहीं होता है, इस नाते वहाँ ब्लैक होल है, ठीक है। देख नहीं सकते क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से, लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से ध्वस्त का मतलब इसमें जाकर के बेटा समाप्त हो जाना है ना, अपने आप को विखंडित कर देना है ना, तो वहां से उसकी आवाज से उसको पता चल पाता है चीजें कैसे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से एक्स किरणों के रूप में, इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थों से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा, एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है। एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है, यानी कि ब्लैक होल में जब किसी वस्तु का या किसी चीज का जब ध्वस्त होती है, समाप्त होती है उसमें, तो उससे एक्स किरणें निकलती हैं, ठीक है। एक्स किरणें उसके समापन में, उसको ध्वस्त करने में, समाप्त करने में ब्लैक होल में एक्स किरणों का क्या उत्सर्जन हो जाता है, या विसर्जन हो, ये समाप्त करें, विसर्जन कहिए या उत्सर्जन कहिए, उत्सर्जन नहीं कह सकते, विसर्जन कहेंगे, समाप्त हो रहा है तो विसर्जन हो जाता है, ठीक है। यानी एक्स किरणें निकलती हैं ब्लैक होल से, इस कारण से उसका आभास होता है कि यहाँ ब्लैक होल है ना, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, आभास होता है, ठीक है, विसर्जित होती हैं, जो कि ब्लैक होल की उपस्थिति का आभास कराती हैं, जो कि ब्लैक होल की उपस्थिति का आभास कराती हैं। यद्यपि एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौर मंडल का या सौर मंडल से, ऐसे करिए, सौर मंडल से 3 गुने से अधिक बड़ा होता है, 3 गुने से अधिक बड़ा होता है। एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौर मंडल के 3 गुने से अधिक बड़ा होता है। अब सोचिए, एक ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है, जितना हमारा सौर परिवार है सूरज का ना, उससे 3 गुना से ज़्यादा बड़ा होगा उसका द्रव्यमान। यानी इमेजिन करिए 3 सौर मंडल ऐड करके एक क्या बनेगा, एक ब्लैक होल का एरिया बनेगा। और ब्लैक होल का एरिया बहुत लंबा होता है, और ब्लैक होल होता किसमें है, इसमें बल्ब वाले हिस्से में होता है, और बल्ब में क्वासर के अंतर्गत, और ये कितना होगा, एक सौर मंडल का, अब सोच लीजिए दोस्तों, सौर मंडल का 3 गुना से अधिक होगा, कम नहीं हो सकता, ठीक है, इससे अधिक होगा तभी बनेगा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल बनने की स्थिति अभी बताएंगे आगे चल करके आप लोगों को कि कैसे ब्लैक होल बनता है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए अपना सौर मंडल उसका 3 गुना से ज्यादा का द्रव्यमान उसका होगा,
यानी बहुत बड़ी संरचना हो गई ना। तो जब यार ये बताओ, ये इतना बड़ा ये हो गया तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, यानी बल्ब ही कितना बड़ा हो गया। मैसेज हो पा रहा है कुछ, मतलब कहीं यार इस बल्ब में कितने सौर मंडल गायब हो गए भाई, है ना, एक ब्लैक होल में। यानी बहुत बड़ी संरचना है, आप इसको समझेंगे तो मजा आएगा। मैंने भी कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, फिर बाद में पढ़ी, मतलब पहले नहीं पढ़ी थी। तो उस समय मतलब चूँकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, अभी मैं भी था, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। एकाएक अधिकारी बनने का सपना जैसे आप लोग को देख रहे हैं ना, वैसे मुझे तो किसी सिखाया नहीं, मैंने देख देख के मैं भी था। तो वहाँ पर चूँकि मैं पुलिस विभाग, फादर गए थे पुलिस विभाग में थे, तो वहाँ पे मैं अक्सर परेड देखता था। तो वहाँ पे सारे अधिकारी आते थे, तो ट्यूसडे को और फ्राइडे को अधिकारियों को परेड होता है, और बाकायदे बिल्कुल एकदम वेल अपडेट होकर के फिल्मी स्टाइल में, दबंग वाला जो फिल्म में हीरो नहीं होता, छोटा बच्चा देख करके यही से परेड होता है। अब इस समय इस एज में कोई फीलिंग नहीं रह जाती है, एक आधी तो फीलिंग रह जाती है, लेकिन नए बच्चों में बड़ी फीलिंग रहती है। अभी बहुत सारे नए छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें फीलिंग होगी ये सब चीज़ों की, कि वो देख करके बड़ा मोटिवेशन आता है अधिकारियों को देख करके। लेकिन कुछ ऐसे हो गए, कोई भी डीएम साहब भी आ जाए, डीएम आए, कोई फीलिंग वूलिंग नहीं है। वो ये बताएंगे कि डीएम आई थी मैडम, साइड में खड़े थे, मतलब उनको फीलिंग ये नहीं आने वाली। हम लोग क्या रहते थे कि जैसे कोई अधिकारी आ गया तो उसको देखने में समय लगा देते थे, गाड़ी वाड़ी से जा रहे होते थे, कोई अधिकारी जा रहा है तो अपनी साइकिल या अपनी बाइक जो भी रहती थी उसको रोक करके देखते थे कैसे हो जाता, और देखते थे तो जो स्टाफ होती थी ना, वो पुलिस वाले अपनी टोपी भी सही कर रहे होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से प्रेरणा मुझे मिली इस चीज़ को देख देख के, कि यार एटलीस्ट बनना तो यही बनना है, दो काम करने के, या तो नेता बनना है या तो ये बनना है। तो नेता बनने में बड़ा लफड़ा था, फिर बाकी नेताओं में बड़ा लफड़ा हो जाता है, सभी नहीं बन सकते, वो भी बड़ा कठिन काम है। तो मुझे लगा यही आसान काम है, ये पढ़ के हो सकता है। तो ये प्रेरणा थी। तो आप लोगों को बताने वाले लोग मिल रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो ये प्रेरित होने वाली चीज़ है। और मैंने तो देखा है कि जिले के जो कप्तान साहब रहे हैं हम लोगों के, मैंने उनको अपने पास से करीब होते हुए देखा है। जब कॉलेज में लड़ाई मार पिटाई हो गई तो मैं खड़ा हुआ था, तो मैं सब मार पिटाई भागे हुए थे, मैं एसपी को देखने भगा हुआ तो सब आए तो सब भाग लिए, मार पिटाई हो गई इधर उधर। तो हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे थे, तो मार पिटाई कोई मतलब था नहीं। तो जैसे बहुत ईमानदार लोग, दो लोग फंसते हैं हमेशा बहुत ईमानदार भी कहीं पकड़ लिए जाते हैं, तो बहरहाल ऐसा नहीं हुआ हम लोगों के साथ में। तो एसपी साहब आए तो देखा गया एसपी साहब कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये आप लोग भी देखेंगे। कभी कभी अवसर मिले तो मैडम आती है, तो उनको देखिए कैसे अपने आप को कर रही है, कैसे वो अपनी चीज़ों को कर रही है, वो आपको प्रेरणा देगी। मैडम को आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर, देखिए मैडम का विजिट देखिए। मैडम इस समय तो बस्ती में बहुत ज़्यादा विजिट हो रहा है, आप देखिए कैसे वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, ये आपको प्रेरित करेगा बच्चों, मज़ा आएगा इस सब चीज़ों को लेने के लिए। और जीवन में प्रेरणा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रेरणा क्या जरूरी है, पढ़ाओ केवल मुद्दे का, ऐसा नहीं। प्रेरणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन के बिना कोई काम नहीं होता है। तो मोटिवेटर एक अगर आसपास मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई टीचर के रूप में मोटिवेटर है तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं बात को? तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाते हैं। ये भी एक बड़ी दुर्दशा है। तो ये चीज़ें मतलब तभी हो पाएगी जब टीचर को आप समझ लेंगे, और टीचर जब समझ गया तो आपको बहुत बता देगा। हम लोग पढ़ते थे, बहुत अच्छी चीज़ कोचिंग में पढ़े, लेकिन समझ में नहीं आया कि ब्लैक होल क्या है, बल्ब क्या है, क्वासर क्या है, और कब कहाँ क्या होता है। ये बड़े मेहनत के बाद फिर समझ में आया। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाना, फिर अब करना क्या, अब आप कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, अब इसके बाद कोई टेक्स्ट बुक उठाइए आप, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। कुछ भी लिखेगा, अब वो कहेगा कि क्वासर में ये होता है, इसका मतलब क्या, बल्ब के अंदर होता है। ब्लैक होल में होता है, इसका मतलब क्या है कि क्वासर और बल्ब के अंदर होता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब कहीं मान लो कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऐसी घटना परिघटना ये क्वासर के अंदर होती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कैसे जान पाओगे कि कहाँ हो रहा है? बस ऐसे ही आपको फिर ये आपसे दूरी इससे बनने लगेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि रिश्ते बनाना सीखो सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से डरो मत। पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भी डरो मत, रिश्ते बना लो उससे।
और रिश्ते बना लेने पे क्या होता है कि अपना नाम दे देते हो ना आप उसका, उसमें बड़ी सहजता होती है। आप रात में 10:30 बजे पहुँचते हो किसी के यहाँ तो बोलते हो क्या मौसी जी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रिश्ता होता है ना। किसी नए दोस्त के यहाँ जाते हो क्या रात में 10 बजे, टाइम से पहुँचते हो, वहाँ जाना होता है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट से आपका रिश्ता होना चाहिए। सब्जेक्ट से अगर आपने रिलेशन बना लिया दोस्तों तो फिर आपको समझ में आने लगा। और रिश्ता बनेगा कैसे, थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, अपने आप रिश्ते बन जाते हैं। और ये रिश्ते अगर बन गए तो पूरे जीवन काल तक आपकी चर्चा करते रहेंगे। और टीवी पर 2 ही विषयों की चर्चा होती है, एक तो पॉलिटी की चर्चा होती है और एक जो है ज्योग्राफी की चर्चा होती है। बाकी सब इसी से जुड़ा हुआ इतिहास होता है। धन्यवाद को। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये 3 गुना बड़ा होता है, किंतु 3 गुना से अधिक बड़ा होता है, किंतु यह संपूर्ण आकाश गंगा से निकलने वाली ऊर्जा से, किंतु यह संपूर्ण आकाश गंगा से निकलने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह संपूर्ण आकाश गंगा से निकलने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सोचिए ब्लैक होल कितनी ऊर्जा देता है, संपूर्ण जितना आकाश गंगा ऊर्जा निकालती है उससे ज्यादा ऊर्जा ब्लैक होल से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रीय बल्ज के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, कौन सी भुजा है, मध्यवर्ती है, और ये वाय हो जाएगी आपकी। मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा पाई जाती है जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है, जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है, हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है। यही मान लीजिए ऐसे आपको इसी भुजा में आपका ये सौरमंडल है, ये आपका सौरमंडल। पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि हमारा सौरमंडल कहाँ पर स्थित है, तो मध्यवर्ती भुजा में। ठीक है, और अगर मान लो कहीं और स्थित होता यानी केंद्रीय भाग में या वाय भुजा में तो वाय भुजा हो सकती थी, लेकिन हमारा सौरमंडल यही है। और चूंकि सौरमंडल एक है यानी पूरी दुनिया यही पर, पूरी दुनिया, इसके अलावा जब तक एलियन पता न चल जाए तब तक यही मान के चलना है। ठीक है, हो सकता है एलियन पता चले तो आगे चल करके वो चीजें और होंगी। हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। 32,000 32,000 32,000 प्रकाश वर्ष है। सोच लो दोस्तों, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। देख लो ये क्या लिया, बल्ज है यानी केंद्र यही है ना भाई, आकाश गंगा का केंद्र जो बल्ज कहलाता है। यहाँ से सौरमंडल की दूरी कितनी है दोस्तों, 32,000 प्रकाश वर्ष। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 32,000 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, नहीं, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष। अब सोचो एक वर्ष यानी 365 दिन में सूर्य जितना दूर जाता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी तरह से
32,000 प्रकाश वर्ष। सोच लो, यानी कि एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष के बराबर होगा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यहाँ से अपनी मंदाकिनी में आप कई हजार वर्ष जन्म, मतलब इतना हजार तो लेना ही पड़ेगा यार, इतना हजार जन्म लेना पड़ेगा तब जाकर के यहाँ पहुँच पाएंगे, है ना। इमेजिनेशन करें तो हम यहाँ तक एक स्थिति बनेगी ना। मतलब यानी कि पूरा ब्रह्मांड या सौरमंडल या आकाश गंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लेंदी है। हम इसके बहुत छोटे से हिस्से को भी नहीं छुपाए हैं सौरमंडल के। और सौरमंडल कहिए कि मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स की, यही तो है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी है आपकी। आइए, प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सूर्य अपने मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, यानी 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं इस आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में। और एक बात जान लो, अभी तक आप लोग जानते रहे होंगे, कुछ एक बच्चे जानते होंगे शायद, कि सूरज भी गति करता है तो हर तारे का मूवमेंट होता है। कहाँ मूवमेंट होता है? वो तारा अपनी आकाश गंगा में विचरण कर रहा होता है, यानी अपनी आकाश गंगा का जो केंद्र होगा उसकी गति करता है। प्रत्येक तारा यानी प्रत्येक सूरज अपनी आकाश गंगा, यानी कि कोई सूरज होगा तो किसी आकाश गंगा का होगा, तो जिस आकाश गंगा का होगा वो उसी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि सारे ग्रह उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूरज की स्थिर स्थिति में है, लेकिन सूरज स्थिर स्थिति में नहीं है, वह खुद गतिशील है। आज देखो, अगर आप कई हजार वर्ष बाद पैदा होगे ना, तो अभी जो सूरज की किरणें 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाती है ना, हो सकता है इसकी स्थिति कुछ और परिवर्तित हो जाए। अभी सूरज क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जा पाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाते हैं, ये उनकी हद है। आप जानते होंगे 31 जून को यहाँ पहुँच जाते हैं, 22 दिसंबर को यहाँ पहुँचते हैं और 21 मार्च को इधर से जाते हैं और 23 सितंबर को इधर से लौटते हैं। ये सब सारी स्थितियाँ जानते होंगे, यानी सूरज की हद है यही, सूरज यहीं से यहीं तक आते जाते रहते हैं। ये स्थिति यानी कि मूवमेंट सूरज की दिखती है। अब उसको क्या कहा जाता है? सूरज मूवमेंट नहीं करता, बताते हैं पृथ्वी घूमती है तो उसका एक हिस्सा आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है, ये सही है। लेकिन सूरज भी अपनी जगह से गतिशील है, लेकिन ये चीज़ें इतनी तेज गति से होती हैं पता नहीं चलता। मतलब सूरज हमेशा वहीं बना रहता है, सूरज हमेशा वहीं बना रहता है। अब इसको आप अच्छे से समझने के लिए अब आप देखेंगे चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने दूर तक घूमता है और अपने एक चक्कर लगाता है कितने दिन में। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो पृथ्वी दो कार्य करता है, एक तो क्या है अपने ग्रह की परिक्रमा करता है और दूसरा अपने अक्ष पर घूमता है, यानी एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। ठीक है, एक परिक्रमण गति, एक घूर्णन गति। ठीक है, इन दोनों गतियाँ लगभग उसकी समान है, लगभग करीब में थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग दोनों गतियाँ समान है कि यानी कि जितना अपने अक्ष पर घूमता है उतना ही वो पृथ्वी के लिए चक्कर लगाने के लिए घूमता है। 23.5 दिन में एक अक्ष पर अपने घूमता है, 29 दिनों में, 27.5 दिनों में आप देखे होंगे, 29 दिनों में अक्ष को भी घूम जाएगा और फिर अपने अक्ष पर भी घूम जाएगा उतने टाइम में और उसका एक चक्कर भी लगा लेगा। इसी नाते चंद्रमा का हमेशा एक अंश ही दिखाई देता है। ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे सब लोग। बहरहाल जानिए, सूरज भी गतिशील है और सूरज जो अपने अक्ष का जो है अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में कितना लगा रहा है? 25, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगाता है। और एक लाइन लीजिए, मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा पर चेंज करके, मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं, गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं। यह नवीन तारों का जन्म होता है, यहाँ नवीन तारों का जन्म होता है।
है नवीन तारों का जन्म किसी बाहरी वाले भुजा में होगा। ठीक है, 3 ऑर्बिट बनी हुई है, एक मध्यवर्ती भुजा वाली ऑर्बिट है, ये केंद्रीय भुजा है जिसे हम बल्ज कहते हैं, और ये वायु भुजा है। ठीक है, तारों का निर्माण किसी वाले वायु भुजा में नहीं होता है। ये ठीक है, जन्म होता है। अब देखिए कुछ आकाशगंगा की कुछ विशेषताओं के खगोलीय महत्व के बारे में देखेंगे। नक्षत्र वगैरह और नक्षत्र राशि ये सब बता दें आप लोगों को, है ना? जी सर। क्या करेंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। हाँ, काम की चीज़ बता देंगे आप लोगों के, काम की बात बता दें आप लोग। चलिए इसके बारे में छोड़िए, अब क्वासर के बारे में करेंगे। हेडिंग कर लीजिए क्वासर। अगर आप लोग अच्छा रखेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम देकर के आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, क्वासर, क्वासर हेडिंग कर लीजिए। क्वासर, क्वासर कहीं नहीं देखो, क्वासर ऐसे मिलता है, क्वासर ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, क्वासर कहीं कहीं क्वासर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वासर। इसके बारे में कल हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक है, आज आप लोगों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा दिया।